ये एग्ज़ाम 20 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था। ये इस वीडियो को पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनना है जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह सही बैठता है। तो क्वेश्चन है कि वास्तुकार भवन से रिलेटेड है तो मूर्तिकार किससे रिलेटेड होगा, यानी आर्किटेक्चर बिल्डिंग से रिलेटेड है तो स्कल्प्टर किससे रिलेटेड होगा। यहाँ ऑप्शन दे रखा है स्टोन, म्यूजियम, स्टैचू और चिसेल। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है स्टैचू। इस सवाल में क्रिएटर और क्रिएशन का रिश्ता है, यानी बनाने वाला और जो बनाया गया है। जैसे कि आर्किटेक्चर जो होता है यानी वास्तुकार का काम होता है बिल्डिंग भवन को बनाना होता है, वैसे ही स्कल्प्टर जो होता है वो मूर्तियों को बनाता है यानी स्टैचू को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें हमको इन सब वर्ड को अरेंज करना है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में देखो पहले सी है, फिर उसके बाद तुम देखो उसके बाद जो वर्ड आता है वो है आई। इस तरीके के क्वेश्चन में तुमको अल्फ़ाबेटिकल तरीके से देखना होता है, ये बहुत ही आसान होता है, हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जो कि कह रहा है कि हम उस मेथड को क्या करते हैं जिसमें हम दूध को मतलब क्रीम को दूध से अलग करते हैं, इस उस मेथड को हम क्या कहते हैं। जैसे पहला है छनना, निस्यदन, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में देखें तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वो सेविंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सब्लिमेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि हिंदी में बनता है अपकेंद्रण। क्रीम यानी मक्खन को दूध से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यानी उपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल होता है। जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण जो होते हैं हैवी पार्टिकल्स बाहर की तरफ चले जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं लाइट क्रीम वो बीच में तैरने लगते हैं। बाकी अगर ऑप्शन देखो तो जैसे छनना होता है, छन्ना का उपयोग तब किया जाता है जब ठोस यानी कोई सॉलिड या लिक्विड को अलग करना होता है, तब हम छन्नी की जैसे छन्नी से छानते हैं, उसे हम कहते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन। दूध का कण फिल्टर पेपर के छेद से भी छोटे होते हैं, इसलिए क्रीम फिल्टर नहीं हो पाती है। और रहा बात सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन का मतलब होता है यह तब इस्तेमाल होता है जब कोई सॉलिड गर्म करने पर सीधा गैस बन जाती है, जैसे कपूर। दूध और क्रीम लिक्विड है, इसलिए यह तरीका काम नहीं करेगा। तो हमारा जो तरीका काम करता है उससे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जो कि कह रहा है कि भारत के नाम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजातियों की पहचान करना, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मोस्ट डोमिनेट डोमिनेंट स्पीसीज हमें बतानी है। ऑप्शन पहला है टीक यानी सागौन, दूसरा है इबोनी यानी आबानूस, सी है रोजवुड, डी है महोगैनी या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है टीक यानी सागौन। टीक सागौन के साथ साथ साल अगर ऑप्शन में होता है और टीक ना हो तो हम साल पे टिक करेंगे। ये सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पेड़ में आते हैं। अगर हम देखें जो पर्णपाती यानी डेसिडुअस है, इसका मतलब क्या होता है। जो डेसिडुअस होता है इनको हम मॉनसून वन भी कहते हैं। ये वे पेड़ हैं जो गर्मियों में अपनी पत्ती गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सके। उदाहरण के तौर पे जैसे टीक तो है ही है तुम्हारा सागौन, फिर है शाल, शीशम, चंदन, बहुआ। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि रोजवुड, महागोनी, इबोनी, ये सब क्या हैं, ये एक तरीके का एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, यानी सदाबहार फॉरेस्ट में। सदाबहार पेड़ बहुत ही भारी वर्षा वाले इलाकों में होते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, अंडमान, असम। ये अपनी पत्तियां पूरी तरह से नहीं गिराते और साल भर हरे भरे होते हैं। तो अगर शॉर्ट में हम तुमको बताएं तो डेसिडुअस और एवरग्रीन, इन दोनों में अंतर क्या है। डेसिडुअस होगा वो गर्मियों में अपने पत्ते झड़ाते हैं, एवरग्रीन हमेशा हरे भरे होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें डेसिडुअस को बता ही चुका है, टिक, साल, नीम। और एवरग्रीन का होगा महोगनी, रोजवुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमें बताना है वेस्टर्न मोस्ट पीक यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा, डी है अन्नपूर्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंदा देवी। इन सभी चोटियों में नंदा देवी सबसे पश्चिमी वेस्ट में स्थित है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जबकि बाकी 3 चोटियां नेपाल और सिक्किम में हैं। अगर हम देखें जैसे नंदा देवी, इसकी जो लोकेशन है वो है उत्तराखंड, वेस्टर्न मोस्ट में आता है। यह पूरी तरीके से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी अगर हम देखें तो ये नेपाल में आता है। यह नंदा देवी के पूर्व में है। फिर है अन्नपूर्णा, इसकी जो लोकेशन है ये भी नेपाल है। यह धौलागिरी से भी थोड़ा और पूर्व में है। कंचनजंगा हम देखें तो ये सिक्किम नेपाल बॉर्डर में आता है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइड में है। अगर हम देखें तो वेस्ट में सब जो वेस्टर्न मोस्ट होगा वो नंदा देवी है, और अगर ईस्टर्न मोस्ट में जाएंगे तो वो कंचनजंगा पड़ेगा हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है नंदा देवी। फिर है नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है जो खरपतवार होता है उसको हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, यानी वीड्स रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? सबसे पहला है सीड ड्रिल यानी बीज वापित्र, दूसरा है फ्यूनल यानी कीप, तीसरा है होई यानी कुदाल, चौथा है गहाने की मशीन जो कि हम कहते हैं थ्रेशर। इसका जो राइट आंसर है वो है होई यानी कुदाल। खेत में से खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सरल औजार है जिससे लकड़ी लोहे की छड़ होती है और एक हिस्सा लोहे और चौड़ी प्लेट का होता है। अगर गांव वाले होगे तो तुम ये जानते होगे, जिसको हम फावड़ा कहते हैं एक तरीके से, उसको वही होता है जो तुम खोदते हो, मिट्टी को ढीला करते हो। मेन फावड़े को ही कुदाल बोला जाता है। तो अब तुम समझ गए होगी किस चीज़ की बात हो रही है। और रही बात है सीड ड्रिल की, जो सीड ड्रिल होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बीज बोना। यह बीजों को सही गहराई और दूरी पर मिट्टी में डालता है और घास हटाने के लिए होता है। खासकर ये ट्रैक्टर के पीछे लगे होते हैं, अगर देखा होगा कहीं पे, जो साइड मिट्टी को बीज से तोड़ते जाते हैं और उसमें बीज डालते जाते हैं। कीप क्या होता है यानी फनल, ये पुराने जमाने का बीज बोने का तरीका होता था, जहाँ कीप के जरिए बीज मिट्टी में गिरा दिए जाते थे। और वहीं जो थ्रेशर होता है इसका इस्तेमाल फसल काटने के लिए किया जाता है। इसमें खासकर तुमने देखा होगा जो मशीन आती है गांव में, चावल जब पक जाता है तो उसमें हम डालते हैं तो चावल अलग हो जाता है और जो उसका भूसा होता है वो अलग जाके। सो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होई यानी कुदाल, जिसको हम तुमने फावड़ा हम जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेटल दैट इज एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, कॉपर, मरकरी, पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में, ये एक मात्र धातु यानी मेटल है, वो है ऑप्शन नंबर सी मरकरी। मरकरी को तुमने देखा होगा खासकर वो जो थर्मामीटर के अंदर होता है चमकीला सा, जब तुम्हारा बुखार नापने काम आता है तो उसके अंदर जो होता है वो मरकरी ही होता है। तो 51 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी बतानी है, यानी जो गंगा रिवर है उसके राइट साइड की बैंक ट्रिब्यूटरी हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा है गंडक, तीसरा है घाघरा, चौथा है कोसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख दाहिनी किनारे यानी राइट बैंक की सहायक नदी है। यह प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिलती है। और अगर हम बाकी नदियाँ देखें तो वो ऊपरी नेपाल से आती हैं, जो कि लेफ्ट साइड से आती हैं, दक्षिण की तरफ से आती हैं। नदी के दाहिने और बाएं किनारे को समझने के लिए एक आसान तरीका है। जिस दिशा में गंगा बह रही है यानी उत्तराखंड से बगल की खाड़ी की तरफ, आप उसी दिशा के मुंह करके खड़े हो जाएं। जो नदी आपके दाहिने हाथ की तरफ आकर मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ आकर मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना हमारी राइट बैंक वाली है, या हिमालय से निकलती है, लेकिन गंगा के पैरेलल बहते हुए
दाहिनी तरफ ज्वाइन करती है। अगर हम घाघरा को देखें, यह उत्तरी नेपाल से आती है और गंगा की बाईं ओर की तरफ से मिलती है। वही गंडक का भी है, ये भी नेपाल से आती है और सोनपुर के पास गंगा की बाईं तरफ मिलती है। और कोसी नदी है, ये भी बिहार का इसको हम बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, वो है कोसी रिवर को कहा जाता है। यह हिमालय से सीधे नीचे उतरकर गंगा की बाईं तरफ मिल जाती है। इसके साथ ही दाहिनी तरफ मिलने वाली यमुना के अलावा सोन रिवर है, ये भी है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में करंट अफेयर का है कि 2025 में जो जेन जी आंदोलन हुआ था वो किस देश में हुआ था, किस सरकार का पतन हुआ था। तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा, वो नेपाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि साइंस से रिलेटेड है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री, यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग गर्ण के उपचार में किया जाता है। पहली बात तो अगर ये बीमारी पता हो तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। जो गोइत्री होते हैं यानी गलगंड, ये एक तरीके का थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है जो कि आयोडीन की कमी के कारण ये होता है। इसके उपचार और बचाव के लिए आयोडीन जैसे कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। यह गले में मौजूद तितली के आकार की थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, खाने में आयोडीन कम होता है तो यह ग्रंथि हार्मोन बनाने के लिए ज़्यादा जोर लगाता है और सूज जाता है। आसान भाषा में अगर हम इसको देखें तो शरीर में आयोडीन का एकमात्र काम थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए मदद करता है। यह हार्मोन शरीर की एनर्जी और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर आप आयोडीन नहीं खाएंगे तो गले में सूजन आ जाएगी, इसे ही गोइत्री हम कहते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शनों को देखें तो हमारा 54 का तो वैसे राइट आंसर है आयोडीन। बाकी ऑप्शनों को अगर हम देखें जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम जो कि हड्डी के लिए ज़रूरी होता है और दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से रिकेट्स या हड्डी में कमज़ोरी होने वाली बीमारी आ सकती है। अब रही बात कोबाल्ट की, कोबाल्ट जो कि कैंसर के इलाज के लिए भी काम आता है। कोबाल्ट का एक रूप जो कि कोबाल्ट 60 है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है। कोबाल्ट 60 बीमारी के इलाज के लिए काम आता है, वो है कैंसर का इलाज। इससे हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं। और ये जो कोबाल्ट 60 है, ये भी एक इससे क्वेश्चन आता है, ये किस विटामिन का हिस्सा है, तो ये विटामिन B12 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह का भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रशिक्षण किया गया था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट विल लॉन्च बाय द इंडिया ऑन 2 नवंबर 2025। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, CMS-03। भारत ने 2 नवंबर 2025 को अपना अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी CMS-03 का लॉन्च किया था। इसे बाहुबली रॉकेट LVM-3M5 के जरिए श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो इस चीज़ को याद रखना, LVM-3M5। इसका जो वजन था वो करीबन 4400 किलोग्राम था, यानी 4400 किलोग्राम था। ये जो प्रमुख रूप से भारतीय नौसेना और मिलिट्री के लिए है। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें जो कि पहला ऑप्शन है EOS-09, ये 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था और ये असफल हो गया था। ये पृथ्वी पर नज़र रखने वाला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, लेकिन तकनीकी खराब के कारण ये मिशन पूरा नहीं हो पाया। फिर है निसार, ये 30 जुलाई 2025 को किया गया था और ये सफल परीक्षण था। यह नासा और इसरो का ज्वाइंट था। इसका काम यह था कि पृथ्वी की सतह और बर्फ पिघलने पर नज़र रखना था। फिर है INSAT-3DS, ये 17 फरवरी 2024 को हुआ था, बहुत पुराना है। यह मौसम की जानकारी देने वाला सैटेलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव आर यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार, जो कि बोलते हैं हम, फुल फॉर्म इसका है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव। अब हम देखते हैं कि जो बाकी ऑप्शन है वो क्यों इनकरेक्ट है।
पहला ऑप्शन जैसे कह रहा है विजुअल वेव। जो विजुअल वेव होती है यानी अगर छोटा सा एग्जांपल है जैसे टॉर्च है, तुम टॉर्च को अगर जलाओगे पानी के अंदर तो तुम्हें देखोगे कि ज़्यादा दूर तक रोशनी उसकी जाती नहीं, क्योंकि पानी के अंदर जो गहराई होती है वहाँ तक रोशनी पहुँच नहीं पाती, इसलिए विजुअल वेव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, जो कि ऑप्शन सी और डी है। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो तरंगे हैं पानी में जैसे ही एंटर करती हैं ये खत्म हो जाती हैं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल रडार या खाना पकाने में होता है, क्योंकि पानी इसे तुरंत सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जो कि कह रहा है आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इमर्ज्ड एज डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी उस देश की पहचान करनी है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट, जो कि अमेरिका है। ये सुपर पावर बन के उभरा था। अगर हम आसान भाषा में देखें तो 1945 की दुनिया में यानी 1945 के टाइम पे युद्ध खत्म होने पर बाकी देश बर्बाद हो गए थे, जबकि अमेरिका आबाद था। युद्ध के दौरान यूरोप में जो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के कारखाने थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे, लेकिन अमेरिकी कारखाने जो थे वो दिन रात चल रहे थे। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम था। इनकी नेवी और एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं था उस टाइम, और अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए बर्बाद यूरोप को खाना और पैसा भेजा, जिससे वह पश्चिमी दुनिया का लीडर बन गया। हम देखें अगर बाकी देश क्यों नहीं थे ऑप्शन में, तो ब्रिटेन जो था उस समय बैंकरप्ट हो गया था, यानी उसका दिवालिया निकल चुका था 1945 के टाइम पे। युद्ध जीतने के बावजूद ब्रिटेन कर्ज में डूब गया था। उसे अपना खर्च चलाने के लिए अमेरिका से भारी लोन लेना पड़ा था। जर्मनी को अगर हम देखें तो वो बर्बाद हो चुका था। जर्मनी युद्ध हार चुका था। देश को दो टुकड़ों यानी ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया था और विदेशी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। जापान को देखें तो परमाणु हमले के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और वह अमेरिका सेना के कब्जे में था।